दोस्तों, कुछ एस्ट्रोनॉट्स का ग्रुप पृथ्वी से बहुत दूर एक प्लेनेट पर जाता है जहां 2 साल पहले एक मिशन भेजा गया था, पर अभी तक वो सब वापस ही नहीं लौटे। कहानी की शुरुआत 2200 में होती है, जहां पर हम इंसानों की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा आगे बढ़ गई थी। इंसानों ने तो लाइट की स्पीड से भी तेज चलने वाले स्पेसशिप भी बना लिए होते हैं, जिसकी मदद से वो सौर मंडल के किसी भी प्लेनेट पर जाकर वहां पर रिसर्च कर सकते थे। एस्ट्रोनॉट्स तो कुछ ही मिनटों में मंगल ग्रह और चंद्रमा पर पहुंच जाते थे। अब हमें दूर कहीं अंतरिक्ष की गहराइयों में एक स्पेसक्राफ्ट दिखाया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स का ग्रुप अपने एक मिशन पर जा रहा होता है। दरअसल वो सब अल्टेयर 4 नाम के एक बहुत ही अननोन प्लैनेट की तरफ मूव हो रहे थे, क्योंकि करीब 2 साल पहले इसी अल्टेयर 4 प्लैनेट पर एस्ट्रोनॉट्स का ग्रुप अपना रिसर्च करने के लिए गया था, लेकिन आज तक उनमें से कोई भी वापस लौट कर ही नहीं आया। और तो और उन सभी एस्ट्रोनॉट्स का अर्थ के साथ कनेक्शन टूट जाता है। इसीलिए अब एक रेस्क्यू मिशन किया जा रहा था जो अल्टेयर 4 प्लैनेट की तरफ चला जाएगा। पूरे स्पेसशिप का कैप्टन एडम नाम का एक आदमी होता है, जो अपने सारे एस्ट्रोनॉट के ग्रुप को लेकर लगातार अल्टेयर 4 प्लैनेट की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। लाइट की स्पीड से भी ज्यादा ट्रेवल करने की वजह से वो सब जल्द से जल्द अल्टेयर 4 तक पहुंच भी जाते हैं। उस अनजान प्लैनेट के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद कैप्टन एडम ये कमांड देते हैं कि उन्हें प्लैनेट पर लैंड करना पड़ेगा, लेकिन इस प्लैनेट का एनवायरनमेंट सेम टू सेम हमारे अर्थ जैसा ही है, इसीलिए हम में से किसी को भी स्पेस सूट पहनने की जरूरत ही नहीं। पर जब सारे एस्ट्रोनॉट उस प्लैनेट पर लैंड करने की कोशिश करने ही जा रहे थे, तभी अचानक उन्हें प्लैनेट के ऊपर से किसी का रेडियो सिग्नल मिलता है। रेडियो सिग्नल्स मिलने के बाद उन्हें ये पता चला कि प्लैनेट के ऊपर एंड्रयू नाम का एक आदमी मौजूद है, जो उनसे लगातार कह रहा था कि उन्हें प्लैनेट पर भूल कर भी कदम नहीं रखना चाहिए और वो सब यहीं से वापस अर्थ की तरफ लौट जाएं। लेकिन कैप्टन एडम एंड्रयू से पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों है, इसके पीछे राज क्या है। इसके बाद तो एंड्रयू का सिग्नल कट हो गया था, लेकिन अब ये पता करने के लिए कि उस प्लैनेट पर रियलिटी में क्या है, एडम अपनी पूरी टीम के साथ स्पेसशिप लेकर उस प्लैनेट पर लैंड करने के लिए चला गया था। लैंड होने पर उनकी पूरी टीम बाहर निकलकर देखने लग जाती है। इस अननोन प्लैनेट का एनवायरनमेंट तो सेम टू सेम हमारी पृथ्वी जैसा ही था, बिल्कुल वैसे ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चारों तरफ मौजूद ऑक्सीजन। पर तभी अचानक कैप्टन एडम के साथ मौजूद जेरी और ऑस्ट्रो नाम के एस्ट्रोनॉट कुछ दूरी पर किसी चीज को तेजी से भागते हुए देखते हैं, और वो अनजान चीज तो लगातार उनके पास ही आते जा रही थी। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एक एडवांस रोबोट है, जो बहुत ही फास्ट कार के ऊपर बैठकर आ रहा था। वो रोबोट तो बाहर निकलता है और अपना नाम रॉबी बताता है। रॉबी कैप्टन एडम और उसकी टीम से ये कह रहा था कि वो एंड्रयू के किंगडम में उनका स्वागत करना चाहता है। इसीलिए अब कैप्टन एडम, जेरी और ऑस्ट्रो उस रोबोट के साथ जाने के लिए रेडी हो गए थे। वो तीनों तो रॉबी के बहुत ही फास्ट कार पर बैठकर तुरंत ही एंड्रयू के पास चले गए थे। एंड्रयू के साथ पहली बार मिलने पर वो उन तीनों को अपने साथ खाने पर बुलाता है। कैप्टन एडम, ऑस्ट्रो और जेरी तो यही बात सोच रहे थे कि आखिरकार एंड्रयू ने ये सारी चीजें बनाई कैसे, साथ ही साथ ये डिलीशियस खाना कैसे आया। अपनी ये बात एंड्रयू से कहने पर वो बता रहा था कि ये सारी चीजें रॉबी की एडवांस टेक्नोलॉजी ने बनाई हैं, जिसमें ऐसी एआई टेक्नोलॉजी इंक्लूड की गई थी जो किसी भी चीज का सैंपल इकट्ठा करके उसे डबल कर देती थी, जिसकी वजह से एंड्रयू को डिलीशियस खाने की कमी ही नहीं पड़ती। दरअसल एंड्रयू वो एस्ट्रोनॉट होता है जो पहली बार इस प्लैनेट पर रिसर्च करने आए थे, और अब तो कैप्टन एडम और उसके दोस्तों को ये पता चला कि वो सारे एस्ट्रोनॉट जो इस प्लैनेट पर पहली बार रिसर्च करने आए थे, उनमें से सिर्फ एंड्रयू और उसकी वाइफ ही बचे थे। बाकी सारे एस्ट्रोनॉट कई सालों पहले मर चुके हैं। एडम को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है, इसीलिए जब उसने एंड्रयू से इन सारी चीजों का कारण पूछा, तब जाकर एंड्रयू बताता है कि ये प्लैनेट जितना सेफ दिखता है उतना है नहीं, बल्कि यहाँ पर कुछ इनविजिबल फोर्सेस मौजूद हैं जो उन लोगों को जान से मार देते थे जो अल्टेयर 4 प्लैनेट पर आने के बाद वापस जाने की जिद करता था। उन इनविजिबल फोर्सेस ने एंड्रयू को इसीलिए नहीं मारा क्योंकि उसे इस प्लैनेट से काफी ज्यादा लगाव हो गया था। इन्हीं सारी चीजों की वजह से एंड्रयू कैप्टन एडम और उसके सभी लोगों को प्लैनेट पर आने से मना कर रहा होता है। पर अब ये गलती आने वाले टाइम में उन सभी को इतनी ज्यादा भारी पड़ जाएगी, इसका अंदाजा किसी ने लगाया ही नहीं था। कैप्टन एडम एंड्रयू से ये भी पूछते हैं कि उसने रॉबी जैसा एडवांस रोबोट कैसे बना लिया, और अगर ये इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है तो इसे एक वेपन की तरह यूज किया जा सकता है।
तभी एंड्रयू रॉबी के हाथ में एक गन पकड़ा देता है और उसे कैप्टन एडम और उसके साथियों पर हमला करने का ऑर्डर देता है। लेकिन रॉबी के सिस्टम उसी वक्त एकदम से रुक गए थे, क्योंकि एंड्रयू ने रॉबी को बनाते टाइम उसके अंदर ये सारे सिस्टम इंक्लूड किए थे कि वो किसी भी जिंदा चीज पर हमला ही नहीं करेगा, जिससे कि रॉबी से खतरा होने का कोई डर ही नहीं था। अब एंड्रयू उन तीनों को अपनी बहुत ही ब्यूटीफुल बेटी लिया से मिलाता है। कैप्टन एडम, एस्ट्रो और जेरी तो लिया को देखकर एकदम से फ्लैट हो गए थे। उनकी नजर लिया की ब्यूटीफुलनेस से हट ही नहीं रही थी। एस्ट्रो तो लगातार बिना टाइम वेस्ट किए लिया पर लाइन मारता ही जाता है। यहाँ कैप्टन एडम एंड्रयू से कह रहे थे कि उन्हें अर्थ के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए एक डिवाइस बनाना पड़ेगा, जिसमें टोटल 10 दिनों का समय लगने वाला था। इसीलिए एंड्रयू के कहने पर कैप्टन एडम और उसकी पूरी टीम को यहाँ पर 10 दिनों तक रहने की परमिशन मिल गई थी। और अब कैप्टन एडम की पूरी टीम जोरों शोरों से अपने काम में लग जाती है। कई रोबोट्स तो रॉबी का फायदा उठाकर उससे बहुत सारी अल्कोहल बनवा रहे थे। अब हमें दूसरी तरफ जेरी को दिखाया जाता है, जो कि लिया से कुछ बातें कर रहा था। जेरी को तो लिया बहुत ही ज्यादा पसंद आ चुकी थी, इसीलिए जेरी लिया से कहता है कि एक आदमी और एक औरत एक दूसरे के लिए बने होते हैं और उन दोनों में किस होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिससे कि उनके बॉडी में हार्मोन्स रिलीज हो और वो दोनों एक दूसरे के काफी पास आ जाएं। जेरी के सब कुछ बताने के बाद लिया और वो दोनों किस करने लग जाते हैं, लेकिन लिया ने जेरी से कहा कि उसे कुछ भी फील नहीं हुआ। तभी अचानक उस जगह पर कैप्टन आ जाते हैं और उन्होंने ये सारी चीजें देख ली थी। हालांकि जेरी अपना मुंह छुपाकर वहां से भाग गया था, पर अब एडम लिया को लगातार डांटने लगा था, क्योंकि लिया को अभी तक ये नहीं पता कि किसी दूसरे इंसान के साथ कैसे रहा जाता है। उसने तो अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी इसी प्लेनेट पर गुजार दी थी। साथ ही साथ एडम ने लिया को पूरे कपड़े पहनने के लिए कहा था, क्योंकि वो उसमें ही अच्छी लगती है। यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि लिया कैप्टन एडम की बातों को काफी सीरियसली ले रही थी। इसीलिए जब लिया वापस अपने घर पर आती है तब उसने रॉबी रॉबर्ट से ये कहा कि उसे पूरे बदन को ढकने वाला एक नया ड्रेस चाहिए। अब यहाँ सारे एस्ट्रोनॉट्स अपने अपने काम में बिजी थे। तभी अचानक उनके आसपास किसी इनविजिबल चीज को दिखाया जाता है, जो लगातार उनके स्पेसक्राफ्ट में घुसकर यहाँ की चीजें वहाँ कर रहा था। एस्ट्रोनॉट्स को तो इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं होता, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अजीब तरीके की आवाजें आ रही थी। जब ये सारी बातें अगले दिन कैप्टन एडम को पता चलती हैं, तब वो इन सारी चीजों के एकदम जड़ तक जाना चाहते थे, क्योंकि सारे एस्ट्रोनॉट्स मिलकर एडम से ये कंप्लेन करते हैं कि उन्हें अजीब तरीके की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसीलिए एडम ऑस्ट्रो को अपने साथ लेकर एंड्रयू के घर पर आ गया था, जहाँ रॉबी उन्हें बताता है कि एंड्रयू अपनी रिसर्च में बिजी हैं और वो अपने काम में जरा भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। एडम और ऑस्ट्रो ने तो थोड़ा वेट करने का डिसाइड कर लिया था, लेकिन जब थोड़ा बोर होने के बाद कैप्टन एडम अंदर जाकर घूमने लग जाते हैं, तभी उन्हें दिखाई दिया लिया पानी के अंदर नहा रही है। कैप्टन एडम तो लिया को इस हालत में देखकर एकदम से शर्मा जाते हैं, पर जब लिया कपड़े पहनकर कैप्टन एडम के सामने आई तब एडम एकदम शॉक ही रह गए थे, क्योंकि उसके कहने पर लिया ने पूरे कपड़े पहने होते हैं। यहाँ से हमें अंदाजा लग गया था कि लिया कैप्टन एडम से कहीं न कहीं प्यार करने लगी है, और अब तो लिया कैप्टन एडम के पास आकर उसे जोरदार किस कर लेती है, जिससे कि ये प्रूफ हो गया था कि वो दोनों एक अच्छे रिलेशनशिप में आ चुके हैं। अब यहाँ एडम और एस्ट्रो काफी टाइम से एंड्रयू का वेट ही कर रहे थे, इसीलिए वो दोनों बिना किसी परमिशन के एंड्रयू के लेबोरेटरी में घुस जाते हैं, जहाँ अजीब तरीके के पेपर्स रखे हुए थे, जिनके अंदर ना समझ पाने वाली एक अलग ही लैंग्वेज लिखी होती है। वो दोनों ये सारी चीजें बड़े गौर से देख ही रहे थे, तभी एंड्रयू अपने रिसर्च सेंटर में से वापस आ जाता है। एंड्रयू को इतना तो पता चल गया था कि कैप्टन एडम उसके ऊपर कहीं न कहीं शक कर रहे हैं, इसीलिए एंड्रयू ने ये डिसाइड किया कि वो कैप्टन एडम को सारी सच्चाई बता देगा। दरअसल जब कई साल पहले उनका स्पेसक्राफ्ट पहली बार इस प्लेनेट पर लैंड हुआ था, यहाँ कुछ एडवांस सिविलाइजेशंस रहती थी। वो सारे एलियंस टेक्नोलॉजी के मामले में इंसानों से काफी ज्यादा आगे थे, और तो और उन्होंने अलग अलग प्लेनेट पर जाना भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन आपसी मुठभेड़ और एक बहुत ही बड़े एस्टेरॉयड के टकराने से उस सिविलाइजेशन के लोगों का पूरी तरीके से खात्मा हो गया। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि उन सारे एलियंस की बनाई गई टेक्नोलॉजी के डॉक्यूमेंट्स यहीं पर रह गए, और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को इतने सालों तक डिकोड करने के बाद एंड्रयू ने इसकी मदद से रॉबी जैसे एडवांस रोबोट को बनाया था। इन सारी चीजों की वजह से एंड्रयू का आईक्यू लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। तो जरा सोचो उन एडवांस एलियंस का आईक्यू लेवल कितना होगा जो यहाँ पर रहा करते थे।
कैप्टन एडम भी इस तरीके की आईक्यू लेवल को हासिल करना चाहता था, लेकिन एंड्रयू एडम को साफ साफ मना कर देता है क्योंकि ये सारी चीजें खतरनाक हो सकती थी। दरअसल जब पहली बार एंड्रयू ने डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर आईक्यू लेवल को टेस्ट करने का ट्राई किया था, तब वो पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था, वो भी 2 दिनों के लिए। और अपने दिमाग पर इस तरीके का कंट्रोल एंड्रयू ने कई सालों की मेहनत से किया है, इसीलिए वो एडम और ऑस्ट्रो को ये सारी चीजें ट्राई करने से मना ही करता है। अब एंड्रयू यहाँ पर एक डार्क रियलिटी बताता है। एंड्रयू ने आज तक इस प्लेनेट की जितनी भी रिसर्च की है, उससे ये पता चला कि ये प्लेनेट पूरी तरीके से खोखला है, यानी कि इस प्लेनेट के अंदर एक अलग ही दुनिया मौजूद है। उसी अनोखी दुनिया को दिखाने के लिए एंड्रयू कैप्टन एडम और ऑस्ट्रो को लेकर एक स्पेसशिप में चला जाता है। ये स्पेसशिप अंतरिक्ष की तरफ नहीं जाती थी, बल्कि प्लेनेट की जमीन के अंदर जाती थी। कई घंटों तक प्लेनेट के अंदर जाने के बाद एडम और ऑस्ट्रो ने ये देखा कि वहाँ पर एक अजीब तरीके के पावर रिसोर्सेज बनाए जा रहे हैं, और ये सारी टेक्नोलॉजी उन्हीं एडवांस एलियंस ने बनाई होगी। एंड्रयू बताता है कि ये सारे रिसोर्सेस बहुत सारे न्यूटन की पावर जनरेट करते हैं, जिससे कि ये प्लेनेट एक आर्टिफिशियल प्लेनेट की तरह काम करता था। लेकिन यहाँ एलियंस ने अपने प्लेनेट को दूसरे लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही एडवांस सिस्टम बनाया था, जिसमें कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लेनेट पर आता है तब पावर रिसोर्सेस में अपने आप चेंजेस होने लग जाते थे, और इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंजेस की वजह से एलियंस एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर को बनाते थे जो इनविजिबल होता था। ये वही इनविजिबल क्रिएचर होता है जिसकी बात एस्ट्रोनॉट्स कर रहे थे। वो क्रिएचर इतना खतरनाक था कि वो अपने दुश्मनों को जिंदा ही निगल जाता था। अब हमें दूसरी तरफ उन सारे एस्ट्रोनॉट्स को दिखाया जा रहा था जो अपनी स्पेसशिप के चारों ओर अजीब तरीके के वाइब्रेशन वेव्स लगा रहे थे। इन इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन की वजह से कोई भी चीज, चाहे वो इनविजिबल भी हो, उसके अंदर आने का उन्हें पता चल जाएगा। थोड़ी देर तक वेट करने के बाद उन्हें उन वाइब्रेशंस में एक बहुत ही बड़ी परछाई दिखाई देती है। ये वही इनविजिबल क्रिएचर था जो उन सभी पर हमला करने आया होता है। कैप्टन एडम तो वहाँ एंड्रयू के साथ ये डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें ये सारी एडवांस टेक्नोलॉजी अर्थ वालों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों की वजह से बहुत ही कम टाइम में इंसान काफी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन एंड्रयू कह रहा था कि अभी इंसान इन सारी चीजों के लिए रेडी नहीं हुए हैं, और अगर ये एडवांस टेक्नोलॉजी किसी गलत हाथों में लग गई तब पृथ्वी का सर्वनाश होना कोई भी रोक नहीं सकता था। तभी कैप्टन एडम को उसके एस्ट्रोनॉट दोस्त कॉल करते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही बड़े क्रिएचर को देखा है। कैप्टन एडम तुरंत ऑस्ट्रो के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। उनकी पूरी टीम ने उस इनविजिबल क्रिएचर को देखने के लिए कई सारी टेक्नोलॉजी लगा दी थी। उन्होंने तो कुछ साउंड वेव्स भी लगा दिए थे जो किसी भी इनविजिबल बॉडी पर पड़कर वापस रिफ्लेक्ट होती थी, और इन सारी चीजों से वो खतरनाक और बड़ा सा क्रिएचर दिखाई देने लग जाता है। उस खतरनाक क्रिएचर ने तो जेरी को पकड़कर पूरा डिस्ट्रॉय ही कर दिया था। क्रिएचर ने तो एक ही बार में बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स को जान से मार दिया था। थोड़ी सी तबाही मचाने के बाद वो तुरंत वहां से चला जाता है। एंड्रयू को भी ये सारी बातें पता चल गई थी, लेकिन वो तो इन सारी चीजों में कुछ भी कर ही नहीं सकता था। अब कैप्टन एडम और ऑस्ट्रो एक दूसरे से बात कर रहे थे कि अगर इस तरीके के क्रिएचर्स को खत्म नहीं किया गया तब वो अर्थ पर वापस कभी नहीं लौट पाएंगे। इसीलिए उन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो एंड्रयू द्वारा बनाई गई एडवांस मशीन का यूज करेंगे और अपना आईक्यू लेवल काफी ज्यादा बढ़ा देंगे, जिसके बाद वो इन क्रिएचर्स को खत्म करने का तरीका आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसीलिए शुभ काम में बिना देरी किए वो दोनों एंड्रयू के रिसर्च सेंटर में पहुंच गए थे। ऑस्ट्रो तो कह रहा था कि सबसे पहले मैं मशीन के अंदर जाऊंगा, लेकिन एडम समझाता है कि ये मशीन काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है। रॉबी भी उन दोनों को ये करने से रोक रहा था। कैप्टन एडम लिया से मिलकर ये कह रहे थे कि उन्हें अर्थ पर वापस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हम इंसानों का असली घर नहीं है। लिया कैप्टन एडम से इतना प्यार करती थी कि वो उसके साथ कहीं भी जाने के लिए रेडी हो चुकी होती है। इसीलिए अब कैप्टन एडम के ऊपर लिया की भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आ गई थी। तभी अचानक रॉबी एस्ट्रो को घायल अवस्था में लाता है, क्योंकि एस्ट्रो ने बिना एडम को बताए उस मशीन के अंदर चला गया था जो आईक्यू लेवल काफी ज्यादा बढ़ा देती थी। मशीन की वजह से एस्ट्रो का आईक्यू लेवल बढ़ तो गया था, लेकिन मशीन के अंदर काफी ज्यादा रेडिएशन निकलने की वजह से वो एस्ट्रो की बॉडी में चले गए थे, जिसकी वजह से एस्ट्रो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। लेकिन मरते मरते एस्ट्रो ने कैप्टन एडम को ये बात बताई कि ये रेडियो एक्टिव क्रिएचर उन एलियंस के सबकॉन्शियस माइंड से बनाए जाते थे, जो इस अनजान प्लेनेट के कोर से पावर लेते हैं और किसी भी खतरनाक से खतरनाक दुश्मन को मार सकते थे। अब एस्ट्रो ये कहकर अपना दम तोड़ देता है।
कैप्टन एडम और एंड्रयू लगातार सोच रहे थे कि इसका मतलब क्या हो सकता है। कैप्टन एडम कहते हैं कि एस्ट्रो के मुताबिक वो एलियंस ही क्रिएचर को बनाते थे, लेकिन इस प्लेनेट पर तो अब कोई भी एलियन जिंदा ही नहीं होता, तो आखिरकार ये इनविजिबल क्रिएचर बना कैसे। यहाँ पर रॉबी ने सभी को ये बता दिया था कि वो खतरनाक क्रिएचर उनकी लेबोरेटरी की तरफ बढ़ रहा है। उस क्रिएचर ने तो आसपास के सभी जगहों को डिस्ट्रॉय भी करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे बचने के लिए एंड्रयू कैप्टन एडम और लिया को लेकर एक सेफ जगह पर आ जाता है। वो सब तो जल्द से जल्द भागकर अपनी जान भी बचाने लगे थे। कैप्टन एडम के बहुत ज्यादा सोचने पर उन्हें आखिरकार ये पता ही चल गया कि वो क्रिएचर कैसे बना है। इस प्लेनेट पर कुछ सालों से सिर्फ और सिर्फ एंड्रयू ही रहा करता था, तो फिर ये बात साफ है कि वो क्रिएचर एंड्रयू के सबकॉन्शियस माइंड से ही बनी है और सिर्फ एंड्रयू ही उस क्रिएचर को खत्म कर सकता था। इन्हीं सारी चीजों की वजह से उस क्रिएचर ने एंड्रयू और उसके परिवार वालों को नहीं मारा, लेकिन उसने तो एंड्रयू के साथ आए हुए बाकी एस्ट्रोनॉट्स को खत्म कर दिया था, क्योंकि एंड्रयू कहीं न कहीं इस प्लेनेट से प्यार करने लगा था और वो तो यहीं पर रहना चाहता था। इसीलिए उस इनविजिबल क्रिएचर के सिस्टम में ये बात बैठ गई कि अगर कोई भी इस प्लेनेट से जाने की कोशिश करेगा तब वो उसे जान से मार दे। कैप्टन एडम की इन सारी बातों को अच्छे से सुनने के बाद एंड्रयू समझ गया था और अब उसने अपनी बेटी लिया और बाकी लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। एंड्रयू के मरने के बाद तुरंत ही उस इनविजिबल क्रिएचर की भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो तो एंड्रयू के सबकॉन्शियस माइंड से ही बना हुआ था और अगर एंड्रयू ही नहीं रहेगा तब उस क्रिएचर के एग्जिस्टेंस का सवाल ही नहीं होता। एंड्रयू के इस बलिदान की वजह से कैप्टन एडम और उसकी पूरी टीम बच जाती है, जिन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी स्पेसशिप में बैठकर तुरंत अर्थ की तरफ रवाना हो जाएंगे। उन्होंने तो एडवांस एलियंस के वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ ले लिए थे, जिससे कि वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नए मुकाम तक पहुंच सकते थे और हमारी ये अंतरिक्ष की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।